जेएनयू, जहाँ पे एक लेफ्ट विंग का दबदबा माना जाता है, तो वहाँ रहते हुए जो विचार मन में आते थे और जब ग्राउंड में उतरने के बाद जो आपने देखा, क्या अनुभव किया? ये ज़रूर है कि जेएनयू में मेजॉरिटी लोग लेफ़्ट को सपोर्ट करते थे। तो लोगों का ऐसा विचार है कि सभी सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता। जी। दूसरा, जो सपोर्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें से सभी नक्सल को सपोर्ट करते हैं, नक्सल वायलेंस को सपोर्ट करते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से एफिलिएट होता है। मैं अपनी बात करूँ, मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं पुलिस में जाऊँगा। हमेशा एक क्यूरियोसिटी होती थी कि कहाँ क्या घटना घट रही है, क्यों घट रही है, उसमें क्या किया जा सकता है, क्या गड़बड़ियाँ हो रही हैं, सरकार कैसे काम कर रही है। नज़दीक जी। से देखते हैं तब हमें पता चलता है। जब हम लोगों ने जिसको कहा था टेबल के इस साइड रह के जब देखा तो हमें पता चलता है कि रियलिटी और प्रोपेगेंडा में कितना अंतर होता है। यूपीएससी की जब बात आती है तो लोग अक्सर पूछते हैं, एस्पिरेंट्स निकल के आते हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछा गया था? इंटरव्यू इंटरेस्टिंग होता है। हाँ। आप जो बोल रहे हैं उसमें आपकी स्वाभाविक रुचि है, वो आप देखना चाहते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितने तैयार हैं, आपकी जो मेंटलिटी, आप कैसे काम करेंगे। अगर गंभीर विषय भी पूछे जाते हैं, जैसे मुझसे पूछा, उस समय जाट आंदोलन चल रहा था हरियाणा में। उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आप ओबीसी में शामिल करने के लिए, जाट आंदोलन चल रहा था, तो अगर आप वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना दिए जाएं तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। आप जब कप्तान होते हैं एक ज़िले के तो बहुत टफेस्ट होता है, इतना 2011 बैच से यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे नाजुक जो इंसिडेंट्स है, खतरनाक इंसिडेंट्स आपके साथ कभी हुए हैं? कई इंसिडेंट नक्सल इलाके में हुए, नॉन नक्सल इलाके में हुए। कई सारे ऐसे इंसिडेंट हैं कि जिसमें अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो थोड़ी देर में वो घटना कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। नक्सली 50 साल थे, क्या उन्होंने उन जगहों को डेवलप कर दिया, सबको शिक्षा दे दिया, सबको रोजगार दे दिया, क्या दे दिया, किस चीज़ के लिए वो लड़ रहे थे, उन्होंने क्या किया। तो बेसिकली ये आर्म्ड गैंग है, एक गुंडों का गैंग बन गया है। बाद में एक आइडियोलॉजी के साथ शुरुआत हुआ और बाद में इन्होंने लोगों को अपने कब्जे में रखा। ट्रेनिंग में क्या कुछ होता है सर? जैसे आप लोगों को इतना सक्षम बनाने के लिए क्या कुछ वहाँ पे पहले से तैयारी की जाती है? आपको इतना मेंटली टफ बनाया जाता है। आपकी पढ़ाई अपराध शास्त्र के बारे में तो होती है, कानून की सारी चीज़ों के बारे में, सारे लेटेस्ट घटनाओं के बारे में, प्रोसेसेस के बारे में। फिजिकल ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। हाँ। आपको घुड़सवारी सिखाई जाती है, आपको रॉक क्लाइंबिंग सिखाई जाती है, आपको फायरिंग, इतनी फायरिंग करनी होती है, ड्रिल सिखाया जाता है, परेड सिखाया जाता है, आपकी एक्सरसाइज इतनी होती है। आप रूट मार्च, हम लोग 40 किलोमीटर रूट मार्च नॉन स्टॉप हैवी वेट लेके करते हैं। छत्तीसगढ़ को कैसे देखते हैं सर? अब इतने समय गुजार चुके हैं आप यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में मैं ये पाया हूँ कि यहाँ लोग जो है बड़े सरल हैं। और एक अच्छी चीज़ और भी है, लोगों की अपेक्षाएं जो है उसमें कहीं उसको पूरा करने के लिए अपराध की तरफ नहीं बढ़ते, बल्कि सेल्फ सेटिस्फाइड टाइप के लोग हैं। कहते हैं न संघर्ष न तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और एक ऐसे ही व्यक्ति से आज मैं मुलाकात करवाने वाला हूँ जिनके सीने में आग थी कि करना कुछ और है लेकिन बन कुछ और गए, लेकिन वो तलब ही रहती है इंसान की कि अगर जो चाहे वो पा के रहते हैं। आज मेरे साथ है खास मेहमान, रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे और कैसे कार्यशैली चलती है पुलिस विभाग में, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में सर। थैंक यू। पहले तो मैं शुरुआत ही वही करूंगा सर, आपके बचपन से, चूँकि मैं आपका देख रहा था बचपन से ही मेधावी, पारिवारिक माहौल कैसा था? चूँकि आपके पिताजी पत्रकार रहे हैं और मुझे पता है कि एक पत्रकार के जीवन में कैसा होता है, एक अनुशासित जीवन होता है। मैं जानना चाहूँगा कि आपके घर का माहौल कैसा था, बचपन में आप कैसे थे? बचपन में मैं शुरू से ही कहीं ना कहीं मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि देश दुनिया के बारे में थोड़ी जाननी चाहिए। जी। विशेषकर जब से हम लोग आंखें खोला है, हम लोगों ने होश संभाला है, हम लोग देखते थे कि पिताजी हमेशा कुछ ना कुछ वो और उनके दोस्त अलग अलग विषयों पर चर्चा करते रहते थे। और हर दिन सवेरे हमारे घरों में शुरुआत जो है पेपर पढ़ने से होती थी। ढेर सारे पेपर, अलग अलग पेपर्स आते थे जिससे पढ़ के दिन शुरू होता था। तो हमेशा एक क्यूरियोसिटी होती थी कि कैसे
कहाँ क्या घटना घट रही है, क्यों घट रही है, अ, उसमें क्या किया जा सकता है, क्या गड़बड़ियाँ हो रही हैं, सरकार कैसे काम कर रही है। विशेषकर मेरा क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय विषयों को लेकर के होता था कि किस तरह से देश दुनिया में विदेश नीति बनती है, कैसे क्यों अमेरिका कहीं किसी देश पे हमला करता है, उसके क्या इंटरेस्ट होते हैं, दूसरे कौन से ग्रुप उसमें क्या क्या कैसे बिहेव करते हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है। तो कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय विषयों में भी बचपन से ही एक रुचि हो गई थी, हुँ। और पढ़ाई के उसी को लेकर के पढ़ाई के प्रति भी एक गहरी रुचि शुरू से रही है, और मैं हमेशा कुछ न कुछ पढ़ाई करने वाले छात्रों में गिना जाता रहा हूँ। अच्छा, मैं ये देख रहा था बचपन से ही मेधावी आप रहे हैं, लेकिन उस सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिला कि हॉस्टल में रह के हमारे यहाँ जो कहते हैं ना कि काक चेष्टा बको ध्यानम सौम्य निद्रा तथा चल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो वो ये जो लक्षण है क्या आप में रहे हैं? हॉस्टल में मैं हमेशा कहता हूँ, जो बच्चा शुरू से हॉस्टल में रहता है कहीं न कहीं वो अनुशासित हो जाता है। हुँ। और हम लोग छठी ऑनवर्ड्स में नवोदय विद्यालय था, आप जानते होंगे नवोदय सरकार की एक स्कीम है, जिसमें मेधावी बच्चों को 40 या 80 की संख्या में हर बैच में हर ज़िले में सेलेक्ट किया जाता है। और जब हम लोग स्कूल में थे तो वहाँ जो है बड़ा डिसिप्लिन तरीके से हम लोग को सवेरे ही उठना रहता था, फिर पीटी होती थी, फिर ड्रिल होते थे, स्कूल का टाइम होता था, स्कूल के टाइमिंग ट्यूशन, उसके बाद अलग से ट्यूशन के टाइमिंग होते, शाम को स्पोर्ट्स होता था, कितने बजे सो जाना है वो भी निर्धारित होता हुँ। था। तो अब जब हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल इस तरह से आपको ट्रेन करता है, तो कहीं न कहीं उसमें एक अनुशासन, स्वाभाविक अनुशासन आ जाता है। और दूसरी अच्छी चीज़ ये थी नवोदय में, चूँकि सभी रूरल बैकग्राउंड के लोग हाँ। थे, तो वहाँ जो मूल्यों पे भी बड़ा जोर दिया जाता था। सभी लोग, हमारे टीचर ऐसे संवेदनशील होने के लिए लोगों के प्रति, समाज के प्रति ज़िम्मेदारी, इन विषयों पे अक्सर बातें करते थे। तो वो चीज़ें भी बड़ा हॉस्टल में यूनिक था, मेरे हॉस्टल में नवोदय विद्यालय में, और उस तरह से हम लोगों की लंबा समय हॉस्टल में बीता। अच्छा, ये आप परिवार में रहे, उसके बाद में धीरे-धीरे करके हॉस्टल में, उसके बाद कॉलेज की लाइफ़ भी आपकी हॉस्टल में ही बीती? हाँ, बिल्कुल। मैं काफ़ी लंबे समय हॉस्टल में रहा। इंटरमीडिएट तक हॉस्टल में रहा, फिर बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हाँ। मैं था, वहाँ भी मैं लगभग 5 साल हॉस्टल में था। फिर जेएनयू में मैं साढ़े 4 साल था, अगेन एमफ़िल और पीएचडी कर रहा था, तो वहाँ भी हॉस्टल में था। तो मेरी सही कहिए तो पूरी समय जो है 6 ऑनवर्ड्स हॉस्टल में, और एक्सटेंडेड कॉलेज लाइफ़ की तरह पीएचडी करते वक़्त मैं हॉस्टल में था। अच्छा, तो ये स्कूल के समय में आप कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे थे और बाद में जाके ऐसा क्या बना कि मैं देख रहा था बाद में आपने बीए चूज़ किया? हाँ, मैं पहले तो मैं साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन जैसा मैंने कहा मेरी बड़ी स्वाभाविक रुचि जो थी वो था हुँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। तो मुझे लगता था कि मुझे इस सब्जेक्ट में अपना करियर बनाना चाहिए, और उसके लिए आपको पॉलिटिकल साइंस लेना पड़ता है, हाँ। तो वो आपको बीए करना था। तो मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि जब मैंने बीए चूज़ किया तो लोगों ने कहा भी कि ऐसा क्या हो गया, ये पढ़ने में तो अच्छा था, और सारे अच्छे पढ़ने वाले ये माना जाता था कि वो तो साइंस लेते हैं, इंजीनियरिंग कमज़ोर करते लोगों हैं, को बीए मेडिकल मिलते करते हैं। हैं, ये बीए क्यों कर रहा है। हुँ। लेकिन शायद मैं इसलिए ही मैंने अपने मन का सुना, बाद में फैमिली का भी सपोर्ट रहा, और अच्छी चीज़ ये रही कि जिस क्षेत्र को मैंने चुना उसमें मैं अच्छा करता रहा। हुँ। दे लेकिन आप प्रोफ़ेसर बनना चाहते थे। अचानक से फिर ऐसे दिशा कैसे बदल गई? मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं किसी कॉलेज में पढ़ाऊँ, कहीं किसी थिंक टैंक में काम करूँ, जो अंतर्राष्ट्रीय विषय का कहीं कैरियर में बनाऊँ, विषय में हुँ। कैरियर बनाऊँ। और मैं फिर उसमें आप बड़ा स्वाभाविक है, मैं यूजीसी नेट जेआरएफ था, तो यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होना भी आसान था। एकेडमिक से जो मेरी क्वालिफ़िकेशन थी वो भी बहुत अच्छा था, मेरे रिकॉर्ड भी अच्छे थे। तो मुझे हमेशा लगता था कि प्रोफ़ेसर बनना, और उस तरह से मैं आगे कंट्रीब्यूट करूँगा। लेकिन जब मैं एमफ़िल और पीएचडी कर रहा था जेएनयू दिल्ली से, उस समय मुझे लगा, जब मेरे साथ के बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो मुझे लगा कि
यूपीएससी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक ब्रॉडर आपके कैरियर को आप कैरियर में आप जा सकते हैं, और जहाँ बड़े पैमाने पे लोगों के लाइफ को चेंज कर सकते हैं, पर्सनल लेवल पे आपको भी सेटिस्फैक्शन होगा। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे यूपीएससी देना चाहिए। और मैं एमफिल करने के बाद मैंने पहला अटेम्प्ट लिया, और फिर पीएचडी करते वक्त मेरा दूसरा अटेम्प्ट था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट कौन से साल में था सर आपका? अब मैं 2009 का एग्ज़ाम ईयर में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, जिसके लिए मैं मेंस दिया, और सेकंड अटेम्प्ट में फाइनली क्लियरेंस क्लियर। पहले अटेम्प्ट में कहाँ पे चूक हुई थी जिसको सुधारा आपने? पहले अटेम्प्ट, जैसा मैंने कहा कि मैं उस समय करना तो शुरू कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अटका हुआ था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उस समय एडहॉक पे कहीं पढ़ाता भी था, अच्छा। साथ साथ पीएचडी भी कर रहा था, थीसिस भी, पीएचडी की थीसिस भी लिखना शुरू कर दिया था उस समय। तो वो कहीं ना कहीं पूरा तरह से फोकस्ड नहीं हो पाया। सेकंड अटेम्प्ट में पूरी तरह से मन बना चुका था कि नहीं, अब तो इसको क्लियर करना ही है, और इसलिए और फोकस तरीके से पढ़ाई की, तो फाइनली क्लियर कर पाया। अच्छा, यूपीएससी की जब बात आती है तो लोग अक्सर पूछते हैं, जो एस्पिरेंट्स निकल के आते हैं, कि इंटरव्यू में क्या पूछा गया था। तो आप बताइए कि कोई याद होगा कि इंटरव्यू में बहुत से लोग कहते हैं कि गिलास रख दिए, उसमें पानी भर दिए, बताओ कौन सा। तो इस ढंग का कोई ऐसा रोचक किस्सा है आपके इंटरव्यू बोर्ड में? यूपीएससी का मैं आपको बताऊं, बहुत ही इंटरव्यू इंटरेस्टिंग होता है। हाँ। बहुत इंटरेक्टिव होता है। ये ऐसा नहीं होता कि आपको जैसे आपका ज्ञान परखा जा रहा हो और आपसे सिर्फ उसके बारे में पूछा जा रहा हो। उसमें क्या होता है कि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, आपके हॉबी के बारे में पूछते हैं, आपके एकेडमिक पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, आप साथ साथ आप क्यों जाना चाहते हैं उसके बारे में पूछते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में पूछते हैं, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें भी उसी कन्वर्सेशन के दौरान होती है। जैसे मुझे इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि मैंने अपनी हॉबी दे रखी थी कि मैं किताबें पढ़ता हूँ और कुकिंग कभी कभी करता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि कुकिंग में क्या करते हो, तो सबसे स्पेशल डिश क्या बनाते हो। तो मैंने बोला कि मैं कुकिंग में मेरा चिकन मैं अच्छा बनाता हूँ, और चिकन 415 मेरा जो 315 मेरा जो है बड़ा फेमस है। तो बोले ये चिकन 315 क्या है। मैंने बोला कि मेरा हॉस्टल में जो रूम नंबर है वो 315 है, और वहाँ मैं चिकन बनाता हूँ, तो सारे दोस्तों के बीच है कि चिकन 315 खाना है। तो कई बार आप इस पे निर्भर करता है कि आप वो आपको जिस दिशा में पूछना चाहते हैं आप उनको कैसे कन्विंस करते हैं और ये बता पाते हैं कि आप कोई चीज़ झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं उसमें आपकी स्वाभाविक रुचि है, आप उसको जानते हैं, उस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। आपके सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए तो आप कॉन्फिडेंट हैं। सब्जेक्ट का टेस्ट सही कहा जाए तो ऑलरेडी हो चुका रहता है। मेंस में आप देखें इतने सारे 9-10 पेपर होते हैं, जिसमें हमारे समय तो 2 पेपर्स हुआ करते थे। सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट लेना होता था, एक एक के 2-2 पेपर होते थे। एसए का होता था, हिंदी लैंग्वेज का होता था, जीएस के 2 पेपर होते थे। तो ऐसे बहुत सारे पेपर जिसमें टेस्ट नॉलेज का हो चुका रहता है। ये आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए होता है। वो आप देखना चाहते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितने तैयार हैं, आप कितने इस जॉब की आपकी जो मेंटलिटी, आप कैसे काम करेंगे आगे जाके। तो वो कई सारे चीज़ें होती रहती हैं। बहुत सारे यूपीएससी में बड़ा इंटरेक्टिव जो इंटरव्यू होता है उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें भी पूछी जाती हैं और गंभीर विषय भी पूछे जाते हैं। जैसे मुझसे पूछा गया, उस समय जाट आंदोलन चल रहा था हरियाणा में। तो ये जाट आंदोलन में उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आप ओबीसी में शामिल करने के लिए, जाट आंदोलन चल रहा था, तो अगर आप वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना दिए जाएं तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। अब सोचिए कि उस समय हम एक सामान्य तैयारी करने वाले होते हैं। अब हमें दिमाग लगाना रहता है कि एज एडमिनिस्ट्रेटर कैसे भी वो हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन आप कुछ तो थॉट रखते होंगे।
हाँ मैं जाऊंगा तो मैं सबको मार के खाली करा दूंगा, ट्रैक से हटा दूंगा, ऐसा कोई बोल सकता है। दूसरा बोल सकता है नहीं मैं नेगोशिएट करूंगा। तीसरा बहुत ही फॉर्मल तरीके से बोल सकता है कि मैं तो नियमानुसार कार्रवाई करूंगा। दैट इज़ व्हाट दे वांट टू नो कि आप कैसे चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं और कैसे आप बात करना चाहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ, मेरे जो इंटरव्यू बोर्ड के पैनल के जो अध्यक्ष थे वो लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा थे, जो मुझे पता नहीं था। जब इंटरव्यू में से पूछा गया, मेरे सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया, मैं पीएचडी किस पे काम कर रहा हूँ, मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के पीस बिल्डिंग वर्क्स पे काम कर रहा था। तो उस पर क्वेश्चन पूछे गए, फिर मैंने कुछ बताया। उस पर और क्वेश्चन पूछे गए, फिर मैंने कुछ बताया। फिर उस पर और कुछ डीप क्वेश्चन पूछे गए, तो भी मैंने बताया। फिर एक लिमिट के बाद कुछ और चीज़ें पूछे गए जिसको मैंने बोला सॉरी मैं नहीं जानता। शायद कोई ऐसा रहता तो हो सकता है कि उसको लगता कि सामने वालों को क्या पता होगा, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, जी। और वो बोल भी सकता था। अब मुझे लगा कि नहीं, मुझे इतना ही पता है, मैं इतना ही बोलूँगा, और ये तो मैंने यहाँ तक मैंने बताया। फिर मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई। मैं इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद सबसे पहला जो काम मैंने किया, रूम पे पहुँचने के बाद, ये सर्च करना गूगल पे कि ये लेफ्टिनेंट निर्भय शर्मा कौन है। इंटरेस्टिंगली जब मैं इनका प्रोफाइल देखा तो मुझे पता चला कि आर्मी के तो हैं ही लेफ्टिनेंट जनरल, लेकिन इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के पीस कीपिंग मिशंस लीड किया है। तो मुझे लगा यही कारण था कि उनको इतनी डीप उस फील्ड के बारे में बड़ी डीप नॉलेज थी, और वो उसके बारे में मुझे जज कर रहे थे। तो इंटरव्यू आप सोचिए कि अगर आप चाहते आप झूठ बोलते तो आप पकड़े जाते, फिर ये भी आप एक्सपोज होते कि आपको, बल्कि ये ज़्यादा एक्सपोज होना सही है कि मुझे इस चीज़ के बारे में इस लेवल के बाद नहीं पता है। तो इंटरव्यू कई सारी चीज़ों पे होता है, थोड़ा ज्ञान भी, आपका नॉलेज भी टेस्ट करना, आप कैसे इस चीज़ों को हैंडल करते हैं, एज एडमिनिस्ट्रेटर कैसे देखते हैं, आपकी अपनी पर्सनालिटी कैसी है, और इन तमाम चीज़ों पे फोकस करके इंटरव्यू करते हैं। जी। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो आती है ना कैडर चूज़ की, और आप उस समय के हैं 2011 बैच के, और उस समय तो छत्तीसगढ़ एक तरह से जो लोगों के मन में धारणा थी बाहर के लोगों में छत्तीसगढ़ के बारे में, वो आप भी बखूबी जानते हैं। लेकिन ये कैसे छत्तीसगढ़ ही आपने क्यों चुना सर? मैं उस समय जब कैडर प्रेफरेंस, हमारे समय कैडर प्रेफरेंस होता था, जी। सारे स्टेट के आगे आपको नंबरिंग करनी होती थी कि अगर आपका सिलेक्शन होगा तो कौन से स्टेट में आप पहले जाना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ऐसे हम सारे स्टेट की रैंकिंग करते थे। छत्तीसगढ़ मेरा 7th प्रेफरेंस था। ओके। और मैं चूँकि यूपी का हूँ तो मैंने यूपी के आसपास की जगह है, मैंने दी, एमपी दिया, राजस्थान दिया, तो इस तरह से छत्तीसगढ़ दिया। लेकिन मैं आपको बताऊँ, हमारे समय छत्तीसगढ़ बड़ा ऐसा कैडर था उस समय, बहुत सारे इंसिडेंट होते थे। 2010 में, जिस साल मैंने एग्ज़ाम ईयर था मेरा, उस साल ही 76 जवान शहीद हुए थे दंतेवाड़ा में। तो मुझे अच्छे से पता था कि यहाँ क्या सिचुएशन है। लेकिन मुझे लगता था कि चैलेंजेस, आप जहाँ भी रहते हैं अलग अलग तरह की चैलेंजेस रहती है, तो मेरे ये प्रेफरेंस में था। नहीं तो जनरली लोग 12 में, 15 में, उस प्रेफरेंस में छत्तीसगढ़, उड़ीसा को डालते थे, झारखंड को, बिकॉज ऑफ नक्सल इश्यूज। मुझे लगा कि चूँकि हर जगह की अपनी चैलेंजेस होती है, मुझे अगर नक्सल इलाकों में चैलेंज है तो अपॉर्चुनिटी भी है, और आप अच्छा काम करें तो और रिकॉग्नाइज भी होता है और होता भी है। और हर कैडर की अपनी समस्याएं हैं। हर कैडर किन मामले में, जैसे एज एस्पिरेंट आप देखते हैं, जब नौकरी में आप नए आने वाले हैं तो हमें यहाँ रहेंगे तो ये अच्छा लगेगा, हाँ। और ये ऐसे ये इशू है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है, आप सेलेक्ट होते हैं, आपको एक जॉब मिलती है, आप अपने कैरियर में एक मार्क बनाने के लिए आते हैं, और आप वहाँ क्या करते हैं ये ज़रूरी है। ज़रूरत पड़ने पे आप सेंटर डिप्यूटेशन पे जा सकते हैं, लंबे समय तक ये जा सकते हैं, किसी अन्य स्टेट में भी इंटर स्टेट डिप्यूटेशन पे जा सकते हैं, जो ऑल इंडिया सर्विस के लोग जाते हैं। ज़रूरी ये है कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटी जहाँ मिले, आप कितने मन से करते हैं, कैसे करते हैं। और ये सब जॉब के लिए नहीं, मैं तो कहता हूँ हर दिन आप लाइफ में, आप अपनी लाइफ में कैसे उसको स्पेंड करते हैं, क्या अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कैसे चैलेंजेस फेस करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जी। लेकिन जब यहाँ पे धीरे धीरे करके आप बढ़े, लेकिन पहले मन में तो ख्याल आया ही होगा सर, छत्तीसगढ़ मिला है लेकिन ऐसे जगह मेरी पोस्टिंग
ना हो जाए, हाँ, जहाँ पे बिल्कुल। स्वाभाविक है। ये बड़ा नेचुरल है कि छत्तीसगढ़ में जो हमारे बस्तर के ज़िले हैं, अब तो काफ़ी कम हुआ। अभी आप हाँ, देखें इस सरकार में इतने अच्छे इनकाउंटर्स पिछले 7 महीने में इतने नक्सली मारे गए, इतनी बड़ी संख्या में मारे गए, नेटवर्क ध्वस्त हुआ, डेवलपमेंट हर जगह तक सरकार के प्रयास से पहुंच रहा है। लेकिन जब हम लोगों ने सर्विस ज्वाइन किया था उस समय संसाधनों की भी कमी थी, हमारे कैंप भी अंदर नहीं थे, आए दिन ब्लास्ट होते थे। तो निश्चित रूप से ये बहुत डराने वाला होता था। लेकिन हमें ये लगता था हम नहीं तो कौन। बिल्कुल। पुलिस फोर्स काम कर रही है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के सीएपीएफ के फोर्सेस काम कर रहे हैं, और एक ऐसा काम जो पुलिस को करना है तो आपको करना पड़ेगा। हुँ, और जब आप उस मेंटलिटी से काम करते हैं, चैलेंज की तरह आप लेते हैं, जी। तब शायद आपका डर जो है आप उसको अपनी शक्ति बनाते हैं, आप अपना उसको यूटिलाइज करते हुए आप और बेहतर करते हैं और दूसरे को भी मदद करते हैं। कुछ ऐसा ही हमारे समय पुलिस अधिकारी करते थे और आज भी कर रहे हैं। आज भी चैलेंजेस कम हुई है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं नक्सलिज्म की, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। आपकी जन्मभूमि यूपी है, कर्मभूमि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को कैसे देखते हैं सर? अब इतने समय गुज़ार चुके हैं आप यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में मैं ये पाया हूँ कि यहाँ लोग जो है बड़े सरल हैं, और एक अच्छी चीज़ और भी है, लोगों की अपेक्षाएं जो है उसमें कहीं उसको पूरा करने के लिए अपराध की तरफ नहीं बढ़ते, बल्कि सेल्फ सेटिस्फाइड टाइप के लोग हैं। और छत्तीसगढ़ में कभी बड़े कम्युनल राइट्स, हुँ, कास्ट ग्रुप्स के झगड़े बड़े पैमाने पे जिसकी जो आए दिन दूसरी स्टेट्स में होती है, उस लेवल पे नहीं होती। लोग कहीं ना कहीं मेहनत करने में विश्वास करते हैं, और अपराधों में भी उतने हीनियस ऑफेंस नहीं होते। कुछ ऑफेंस तो हमेशा हर जगह रहता है, ह्यूमन नेचर के हिसाब से होता ही है। ये ज़रूर है, रिसेंट समय में अपराधों में ट्रेंड बढ़ रहा है कि गंभीर अपराध अभी थोड़े बढ़े हैं। तो छत्तीसगढ़ के आप देखेंगे कि मिनरल रिच स्टेट है। कई बार इसकी इमेज बाहर जब है, वो नक्सल की वजह से यहाँ बड़ी समस्या नक्सल की है, या ट्राइबल लोग रहते हैं तो हुँ, बैकवर्ड स्टेट होगा, ऐसी जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मीडिया का प्रोजेक्शन ऐसा होता बिल्कुल। है। लेकिन जो यहाँ आके देखा हो जिसने, उसको पता चलेगा कि ये किस तरह का एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, जहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आने वाले समय में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, विल बी वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स इन द कंट्री। अगर छत्तीसगढ़ी में आपको अगर मैं पूछूँ, कोई पकवान आपको पसंद है छत्तीसगढ़ी? मैं छत्तीसगढ़ को आप कहें तो अब धीरे धीरे समय के साथ साथ सारे ही छत्तीसगढ़ी डिश मुझे काफ़ी पसंद है, और विशेषकर अनाज बेस्ड जो मिठाइयाँ यहाँ बनती जी, हैं। मिलेट्स वाला। बाकी जगह आप देखें, कई जगह जैसे मैं यूपी से हूँ तो वहाँ मिल्क बेस्ड मिठाइयाँ ज़्यादा बनती हैं। हाँ, घी उससे मतलब उसमें जितना अधिक से अधिक मलाई, दूध और उसका यूज, या अनाज का उपयोग करके बहुत सारी मिठाइयाँ बनती है, वो मुझे बड़ा यूनिक लगता है यहाँ, जो बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने अंतर्राष्ट्रीय शांति पर पीएचडी की है, अभी हेमचंद यूनिवर्सिटी से, दुर्ग से आपने पीएचडी पूरी की है सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का कौन सा देश है जहां की पुलिस व्यवस्था को आप अगर कहना चाहें कि वहां की व्यवस्था को थोड़ा बहुत ही सही यहाँ पे अगर लागू किया जाए, तो कौन सा देश होगा आपके नज़र में? आ, मैं अंतर्राष्ट्रीय विषय में मैं पहले जेएनयू में कर रहा था, बाद में दुर्ग यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी कंप्लीट की है। और मेरा विषय बेसिकली शांति अभियानों पे रहा जी, है। दुनिया में शांति अभियान जो चलते हैं उसमें क्या क्या और किया जाए, ताकि वहाँ शांति इस्टेब्लिश किया जा सके, और लड़ाइयाँ जो राष्ट्रों के बीच या उन देशों के बीच होती है, उसमें कैसे शांति बढ़े। अ, ये आपको मैं बताऊं कि इस दौरान उसमें एक मिलिट्री एस्पेक्ट भी रहता है, पुलिस का एंगल भी हाँ, रहता है, साथ ही साथ अन्य एक्सपोजर से भी जो पुलिसिंग को देखने का मौका मिला है। अब मुझे लगता है जो वेस्टर्न कंट्री में टेक्नोलॉजी का जो यूज़ होता है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उसको पुलिसिंग में यूज़ करने की ज़रूरत है। विशेषकर यूएस पुलिस को मैं एक ट्रेनिंग में भी था लगभग 3 हफ्ते, वहाँ अच्छा, मैंने देखा कि किस तरह से
अपराधी को पकड़ने के लिए वो टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, कितने ज़्यादा उनके यहाँ टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। हमारे यहाँ अभी भी ट्रेडिशनल पुलिसिंग चलती रहती है, कई बार हमारे पास संसाधन नहीं होते और हमारे लोग जो है उसका यूज़ भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। तो वो हमें अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यूएस, उनका अगर पब्लिक और पुलिस का रेशियो देखेंगे तो आप सर पकड़ लेंगे कि कितने ज़्यादा 1 लाख में कितने ज़्यादा पुलिस पर्सन है, और हमारे यहाँ हमारी 1 लाख पॉपुलेशन पे कितने पुलिस वाले काम करते हैं, वो उनका 1/4 भी नहीं है, 1/4 भी नहीं है। उसके बावजूद इतने सारे अपराधों में हम काम करते रहते हैं, इतना डाइवर्स पॉपुलेशन है, इतने विभिन्न तरह के अपराध होते हैं, इतनी बड़ी संख्या में अपराध होते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, और इतने कम संसाधन है पुलिस के पास। बिल्कुल। तो उन संसाधनों में भारतीय पुलिस काम करती है। सीखने की बहुत कुछ ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है इस चीज़ को भी ज़रूर, जब पुलिस को हम जज करते हैं तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि हमारे पास कितने संसाधन हैं और एक एवरेज पुलिस पर्सन कितने घंटे काम करता है। आप यूएस में आ, विश्वास नहीं करेंगे, आप किसी पुलिस पर्सन से 8 घंटे से ज़्यादा, बिल्कुल 1 मिनट ज़्यादा काम नहीं करा सकते। उसकी छुट्टियों के दिन फिक्स है, उसके संसाधन फिक्स है कि उसके ये सारी चीज़ें जो उनको पावर्स हैं और उनको ये इम्यूनिटी है। भारत में पुलिस बहुत सारे परिस्थितियों के कारण 18 से 20 घंटे भी पुलिस पर्सन काम करते हैं, छुट्टियों की तो बात ही ना करें। तो इन परिस्थितियों में लोग काम करते हैं, कमियां हजारों हैं, सैकड़ों हैं, जैसे अन्य सबकी रहती है, लेकिन मुझे लगता है समय के साथ इसमें सुधार हो रहा है, आने वाले समय में और भी सुधार होगा। जनता और पुलिस के बीच में जो संवाद की कमी दिखाई देती है सर, जिसके चलते बहुत से जो लोग हैं पीठ पीछे ही सही लेकिन कहते हैं, बुराई करते हैं, तो इसको लेकर आप क्या काम कर रहे हैं? मुझे हमेशा लगता है कि पुलिस के जो अच्छे काम हैं वो लोगों को नहीं दिखते। पुलिस के ऐसे जो एक्सेप्शनल जो काम है यहाँ वहाँ होते हैं वो दिखते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं पुलिस का एटीट्यूड, मैंने देखा है कि आप अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन पुलिस लोगों के प्रति अगर आप अच्छा बिहेव नहीं करेंगे तो लोग आपको अच्छा नहीं समझेंगे। और कहीं ना कहीं भारतीय पुलिस, आप देखिए, इसका गठन भी अंग्रेज़ों के समय हुआ था, जो देश पे रूलिंग पार्टी के सपोर्ट के लिए था। रूलिंग पार्टी का मतलब जो रूल उस समय कर रहे थे अंग्रेज, तो उनके सपोर्ट के लिए था। यहाँ के लोगों पे राज करने के लिए पुलिस का यूज होता था। समय के साथ वो मेंटलिटी बदलनी चाहिए था, लेकिन उतनी नहीं बदली। आज लोगों की पुलिस बनने की, पुलिस को ज़रूरत है कि लोगों की पुलिस बने, उन्हें फैसिलिटेट करे, उन्हें अच्छे से सुने, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास करें, मैकेनिकल ना बने। तो ये चीज़ें जब बदलाव होगा तो शायद पुलिस के प्रति धारणा और भी बदलेगी, और चीज़ें बदल भी रही हैं। आज सूचना टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करके हम लोग लोगों तक अपनी बात पहुंचाते भी रहते हैं, अच्छे काम भी जाते रहते हैं और लोगों को दिखता भी है। समय के साथ चीज़ें और भी बदल। आप नक्सल की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसे संस्था से पढ़ के निकले हैं, जेएनयू, जहाँ पे एक लेफ्ट विंग का दबदबा माना जाता है, तो वहाँ रहते हुए जो विचार मन में आते थे और जब ग्राउंड में उतरने के बाद जो आपने देखा, क्या अनुभव किया आपने? मैं जेएनयू से आता हूँ, तो अक्सर लोग कहते थे सर जेएनयू में तो बहुत सारे लोग लेफ्ट सिंपैथाइज़र हैं, नक्सलियों को सपोर्ट करते हैं, और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध लड़के कैसा लग रहा है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जब आप किसी समय पॉइंट ऑफ टाइम में जब रहते हैं, आपके पास चॉइसेस होते हैं। हमारे समय भी चॉइसेस थे कि जेएनयू में पढ़ने वाला हर कोई लेफ्ट को सपोर्ट नहीं करता है। आपके पास चॉइसेस है, एक मेजॉरिटी होती है, जिसमें कुछ मेजॉरिटी विचार होते हैं, हर यूनिवर्सिटी के, हर कॉलेज के, हर जगह के, हर संस्था के। ये ज़रूर है कि जेएनयू में मेजॉरिटी लोग लेफ्ट को सपोर्ट करते थे। तो लोगों का ऐसा विचार है कि सभी सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता। दूसरा, जो सपोर्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें से सभी नक्सल को सपोर्ट करते हैं, नक्सल वायलेंस को सपोर्ट करते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से एफिलिएट होता है, कैसे जुड़ता है। मैं जब जेएनयू में था, मेरा कहीं ना कहीं मैं थोड़ा एकेडमिक ओरिएंटेड ज़्यादा था, तो आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं था। ये ज़रूर है कि हमें लगता था उस समय सुन के कि अरे सरकार क्या कर रही है, ऐसी जगहों पे लोग हथियार क्यों उठा लिए। और नक्सल का आप जानते हैं, नक्सल आइडियोलॉजी एक प्रोपेगेंडा पे काम करती है। इतना ज़्यादा दुष्प्रचार आप किया जाता है
कि लोग उसी को सही समझ लेते हैं और नक्सलियों का भी कुछ ऐसा ही रहा है। आप देखें पिछले 40-50 सालों से जब से वो नक्सल 1969 ऑनवर्ड्स जब से नक्सलवाड़ी आंदोलन चला, आप देखिए कि ये किस तरह से इन्होंने दुष्प्रचार करके उन जगहों पे सरकार को पहुंचने नहीं दिया और सारे डेवलपमेंट की कि डेवलपमेंट वहाँ ना हो इसलिए और वो बने रहे, उन्होंने वायलेंस फैलाया। उन्होंने क्या किया? नक्सली 50 साल थे, क्या उन्होंने उन जगहों को डेवलप कर दिया, सबको शिक्षा दे दिया, सबको रोजगार दे दिया? क्या दे दिया? किस चीज़ के लिए वो लड़ रहे थे? उन्होंने क्या किया? तो बेसिकली ये आर्म्ड गैंग है, एक गुंडों का गैंग बन गया है। बाद में एक आइडियोलॉजी के साथ शुरुआत हुआ और बाद में इन्होंने लोगों को अपने कब्जे में रखा अपने फ़ायदे के लिए। और ये चीज़ें जब आप कॉलेज में होते हैं या कहीं जब आप दूर होते तो नहीं समझ में आता। बिल्कुल। जब हम लोग छत्तीसगढ़ में आए, हम लोग की पोस्टिंग नक्सल इलाकों में हुई, तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आए दिन वो सरकार बन गए। उन्होंने कहा कि हम जनताना सरकार लगाएंगे, अदालत लगाए, लोगों को पीट पीट के मारते थे जो उनका सपोर्ट ना कर। ये कि ये मुखबिर है, ये सरकार से मिले हैं, ये लोगों के विरुद्ध। कौन लोग? वो लोग जिनको आपने हथियार के बल पे अपने बस में रखा है, वो लोग जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से सरकार से नाराज थे, सरकार की नीतियों से नाराज थे, उसका फ़ायदा आपने उठाया। लेकिन एक समय में जब सरकार वहाँ काम करना चाहती थी, फिर आपने काम नहीं करने दिया, उनको अपने कब्जे में रखा, सरकार को नहीं पहुँचने दिया, रोड को ध्वस्त किया, आपने सैकड़ों स्कूल जला दिए, तोड़ डाले। क्यों? अगर आपकी आइडियोलॉजी इतनी अच्छी थी तो ये सब तो नहीं करना चाहिए था, बल्कि आपको स्कूल खोलना चाहिए। तो तमाम चीज़ें हैं जो हम जब नज़दीक से देखते हैं तब हमें पता चलता है। जब हम लोगों ने जिसको कहा था टेबल के इस साइड रह के जब देखा तो हमें पता चलता है कि रियलिटी और प्रोपेगेंडा में कितना अंतर होता है और चीज़ों को दुरुस्त किया गया है। हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव शुरू में फेल्योर की बात हो जिसकी वजह से उनको समर्थन मिला, लेकिन एक बार जब सरकार ने अपना काम करना शुरू किया, अलग अलग योजनाएं पहुंची, लोगों का आप देखिए कि उनके लाइफ में परिवर्तन आ रहा है और धीरे धीरे आज नक्सलवाद पूरी तरह से खात्मे के दौर में है। आपने तो नक्सल प्रभावित जिलों में सेवा दी है, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव जैसे जिलों में। आपने करीब से उस चीज़ को देखा है सर। क्या अनुभव है जो सबसे क्रिटिकल अनुभव आपका, अगर नक्सल वहाँ पे हो के साथ ऐसा हो? मेरा अनुभव ये कहता है कि जहाँ नक्सलवाद है बस्तर के ज़िलों में, मैं सुकमा में जो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड ज़िला तब भी था, आज भी है। आज भी है। अगर कैटेगरी में डालते हम तो मैं वहाँ 2 साल में एडिशनल एसपी नक्सल ऑपरेशंस था। 2 ज़िले मैंने एसपी के रूप में कोंडागांव, नारायणपुर था, फिर और जगहों पे, फिर दोबारा मैं राजनांदगांव ज़िले में एसपी था। हाँ। तो मेरा अनुभव है कि लोग जो है नक्सलियों के बरगलाने पे आए, कहीं ना कहीं समस्याएं थी, लेकिन वास्तव में बहुत सारे लोग इनके प्रोपेगेंडा में फंस गए और जिन्होंने हथियार उठाया उनका लॉस हुआ, नक्सलियों ने उनको यूज़ किया। कई बार तो मैं ये भी कहता हूँ कुछ ऐसे लोग भी जो गांव-गांव में हमें डीप इंटीरियर प्लेसेस में मिलते थे, डीप जंगल से मिलते थे, उन्होंने दुनिया भी नहीं देखी थी, नक्सलियों ने उसको यूटिलाइज़ किया। और सही कहा जाता है उनसे जो नक्सली बन गए वो और हथियार उठा लिए। कई बार हमें लगता था कि ये नक्सली मतलब ये खुद में पीड़ित हैं, नक्सल पीड़ित हैं, वो नक्सली नहीं, नक्सल पीड़ित हैं। और ऐसे लोगों को समझाया बुझाने से आप देखिए हज़ारों हज़ार लोगों ने सरेंडर किया, जो नहीं, जिन्होंने हमला किया वो मारे भी गए और बहुत सारे लोग जो अरेस्ट हुए। धीरे धीरे ऐसे ये जो नक्सलवाद का झूठा आइडियोलॉजी, जो प्रोपेगेंडा आइडियोलॉजी चल रहा था, वो समझ गया। और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है वो चाइना जहाँ से ये शुरू हुआ कब का उन्होंने ख़त्म कर दिया। और पूंजीवाद चाइना की इकलौती आइडियोलॉजी आज से नहीं, पिछले 40 सालों से है। तो दुनिया के किसी देश में नक्सल और इस तरह से हथियार लेके क्रांति करने को सही नहीं माना गया, हर जगह नकार दिया गया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबको शामिल होना पड़ेगा। आज भी मुख्यमंत्री, हमारे गृह मंत्री बोलते हैं कि आज भी हथियार छोड़ के आएँ और बात करें। जो बचे खुचे लोग भी, उनको भी बात करने के लिए बुलाया जा रहा है। नहीं मानेंगे तो मारे जाएंगे और ये आइडियोलॉजी आज ऐसे भी समाप्ति के दिशा में है।
आप लोगों का जो करियर है सर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग वाला होता है, खासकर आप जब कप्तान होते हैं एक ज़िले के तो बहुत टफेस्ट होता है। इतना 2011 बैच से यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे नाजुक जो इंसिडेंस है, खतरनाक इंसिडेंस आपके साथ कभी हुआ है? कई कोई याद सारे आता हो? इंसिडेंट जो है इतने लंबे समय, लगभग 14 साल की नौकरी पूरी होने वाली है। जी। कई इंसिडेंट नक्सल इलाके में हुए, नॉन नक्सल इलाके में हुए। कई सारे ऐसे इंसिडेंट हैं कि जिसमें अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो थोड़ी देर में वो घटना कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। नक्सल इलाकों में जब आप जाते हैं, मुझे याद है जब पहली बार, ऐसे तो कई बार हुआ, हाँ। पहली बार जब मैं एक कैंप बनाने के लिए अंदर गया था, लगभग 150-200 लोगों को, नक्सलियों के डीप इंट्रूटेड जो जगह थी वहाँ। और जब कैंप लगाया, रात को फायरिंग शुरू हुई, है ना, तब असली आपको डर फील होता है। आपको लगता है जब असली आपको फायरिंग हो और आपको लगे कि गोली कभी भी कहीं से आ सकती है, कहीं लग सकती है, तो उस दिन मुझे लगा, अरे कहना करना प्रैक्टिस एक चीज़ है, जब आप फेस करते हैं तो आपको लगता है कि कैसे काम होता है। और मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसे फायरिंग के समय बहुत अच्छे अच्छे लोग, ट्रेंड लोग भी हाथ कांपने लगते हैं, रिएक्शन नहीं कर पाते, डर जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। ऐसा भी होता है, क्योंकि आप सोच सकते हैं चारों तरफ से गोलियां चल रही हो, बिल्कुल। और कई बार तो रात में जब गोली चलती है तो हमें ये भी नहीं पता चलता है कि हमारी ही गोली हमें इको होके सुनाई दे रही है, वास्तव में फायरिंग अभी दूसरा पक्ष कर ही रहा है। और गोली अगर आपके पास आके एक पेड़ में टकरा रही हो और आपको दिख रहा हो, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से चीज़ें रहती हैं। जी। वो चीज़ें कभी भूलती नहीं हैं। कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ हमारे जवान शहीद हुए, जिनकी डेड बॉडी जब हमारे साथ सामने आती है। कई बार इनकाउंटर में, एक दो इनकाउंटर में मेरे साथ के जवान मारे गए, जिनको आप लीड करते हैं। आप समझ सकते हैं उस समय हमारे इमोशंस कैसे होते हैं, कि हमें लगता है कि ये क्या हो गया और अब क्या करना चाहिए। ऐसा भी हुआ है, कुछ जवान जो अभी आज मिल के गए, कल वो नहीं रहे। बड़ा टफ सिचुएशन नक्सल इलाकों में रहता है, और ऐसे टफ सिचुएशन में हमारे जवान काम करते हैं छत्तीसगढ़ में। दूसरा, नॉन नक्सल इलाकों में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स रहे हैं। किडनैपिंग के केसेस हुए हैं जिसमें आप रिएक्ट ना करें तो कब उसको, जैसे मैं रायगढ़ में था तो एक 6 साल के बच्चे शिवांश का किडनैपिंग हो गया। तुरंत अगर उसको ले जाके वो मार सकते थे, बड़ा लॉ एंड ऑर्डर हो सकता था, तुरंत हमने उस पे काम करना शुरू किया, और अगले दिन ही उसको झारखंड में हमने झारखंड पुलिस की मदद से पकड़ के लेके आ गए। ऐसे कई सारे केसेस हुए जिसमें मर्डर के आरोपी जो है भागे, हीनियस ऑफेंस था, लोग एग्रीवेट हो रहे थे, उनको बचाया गया। एक मामला मैं आपको बताऊं, मैं दुर्ग में था, एक्सीडेंट्स का हुआ जिसमें एक व्यक्ति को ट्रक ने कुचल के मार डाला था। लोग वहाँ मार्केट में आग लगाने के लिए, उस ट्रक में आग लगाने के लिए वो सारा तैयारी कर लिए थे, और मैं, कोई नहीं था। सबसे पहले सेट पे पॉइंट चला, मैं पहुंचा और मेरे साथ मेरा गनमैन और पीएसओ। अब लगा कि अगर ये आग लगा देते हैं तो ड्राइवर मरेगा, ट्रक के अंदर उसको बंद कर रखा था, और ट्रक में ब्लास्ट होगा, अगल बगल की दुकानें, जो बड़ा डेंस इलाका था, उसमें आग लग जाएगी। फिर मैंने लाठी लिया और मैंने अकेले लोगों की तरफ लेके लाठी भाजना शुरू किया, और मेरे साथ मेरे दोनों पीएसओ और वो, उतनी भीड़ में। लेकिन कई बार ये आपको करना पड़ता, हो सकता है ये रिवर्स पड़ जाता, बिल्कुल। आप पिट जाते, लेकिन हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम क्या करें, और वो चीज़ें काम कर गई। हाँ। अचानक लोग भागे, फिर डरे, फिर चिल्लाने पे समझ में आया कुछ लोगों को कि ये क्या कर रहे हो, और 5 मिनट हमें संभालना पड़ा। 5 मिनट के अंदर पुलिस फोर्स पहुंच गई। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं जो बड़ी मेमोरेबल है। हमें लगता है कि पुलिस का जो जॉब बड़ा टफ होता है। हमारे लोग हर दिन, जिसको फायर फाइटिंग बोलते हैं, आग लगी और आपको रिएक्ट करना है। आग में आपने रिएक्ट नहीं किया तो आग जो है वो ऐसा हो जाएगा कि जिससे न जाने कितने लोग मर जाएंगे। आग का मतलब वो एक्सीडेंट हो सकता है, वो मर्डर केस हो सकता है, वो अपहरण केस हो सकता है, सामान्य दो ग्रुप के बीच की लड़ाई भी हो सकती है, जिसमें आपको फायर फाइटिंग करनी पड़ती है, तुरंत रिएक्ट करना पड़ता है। और ये पुलिस में हमेशा चैलेंजिंग रहा है, लोग करते रहते हैं। उसके लिए हमारी ट्रेनिंग भी वैसे ही होती है। हम लोग समय के साथ उन चीज़ों को जानते हैं, और लोगों के सहयोग से ये काम आसानी से हम लोग कर पाते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग की बात की आपने, ट्रेनिंग में क्या कुछ होता है सर? जैसे
आप लोगों को इतना सक्षम बनाने के लिए क्या कुछ वहाँ पे पहले से तैयारी की जाती है आप लोगों के लिए? ट्रेनिंग बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि इसलिए आप समझ सकते हैं कि जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं पुलिस में जाऊंगा, लेकिन पुलिस में सेलेक्ट हुआ। और ट्रेनिंग का ये है कि आप पुलिस मैन की तरह सोचना शुरू करते हैं, पुलिस ऑफिसर की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। हुँ। और आपको इतना मेंटली टफ बनाया जाता है। आपकी पढ़ाई अपराध शास्त्र के बारे में तो होती है, कानून की सारी चीज़ों के बारे में, सारे लेटेस्ट घटनाओं के बारे में, प्रोसेसेस के बारे में। फिजिकल ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। अगर कभी आप यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कांस्टेबल जितना जितनी टफ ट्रेनिंग आईपीएस ऑफिसरों की होती है, वो भी तब जब हम कॉलेज से निकले रहते हैं, हमारा कोई एप्टीट्यूड भी नहीं रहता। हाँ। आपको घुड़सवारी सिखाई जाती है, आपको रॉक क्लाइंबिंग सिखाई जाती है, आपको फायरिंग, इतनी फायरिंग करनी होती है, ड्रिल सिखाया जाता है, परेड सिखाया जाता है, आपकी एक्सरसाइज इतनी होती है। आप रूट मार्च, हम लोग 40 किलोमीटर रूट मार्च नॉन स्टॉप हैवी वेट लेके करते हैं। 15 किलोमीटर नॉन स्टॉप रनिंग आपको करनी होती है। आप सोचिए, ये सब कभी लाइफ में आप नहीं किए रहते हैं, लेकिन ये बड़ा सिस्टमेटिक होता है, इंटरेस्टिंग तरीके से होता है, सारे लोग करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़, एकेडमी आपको ऐसा एक्सपोजर देता है, आपको हर जगह घुमाते हैं वो। हाँ। एकेडमी में आपको 3 हफ्ते आप वहाँ रहते हैं, 1 हफ्ते आपको कहीं ना कहीं कंपलसरी बाहर लेके जाते हैं। आपको तमाम अटैचमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, पुलिस एजेंसी से, जो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। और उसमें सब कुछ बड़ा मज़ेदार भी होता है, बहुत फन गेम्स भी होते हैं। और एज ए ग्रुप में ये करना बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, लोग सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात, माइंडसेट बदल जाता है, आप पुलिस अधिकारी की तरह बिहेव करना शुरू करते हैं। जी, अनुशासित हो जाते हैं पूरे जी, के पूरे। बिल्कुल। लेकिन एक जो चीज़ है ना सर, आजकल के जो जनरेशन में मैं देखता हूँ, आपने प्रेम विवाह किया और ये जो मैडम के साथ आपका रिलेशन रहा, उसके बाद में आईपीएस बने। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि बनने के बाद में लेकिन आप लगे रहे उसी के साथ ही शादी करना है। ये यस, कैसे यस। कहानी रहा? हम लोग कॉलेज में साथ थे, और काफ़ी लंबे समय बाद, लगभग 10 साल हम लोग एक दूसरे से जानते थे, साथ घूमते भी थे। पढ़ाई के दौरान ये डिसाइड हुआ कि पहले कैरियर बन जाए तो हम लोग हुँ। शादी करेंगे। फिर कैरियर में सिलेक्शन होने के बाद हम लोगों ने शादी की। तो कहीं ना कहीं चीज़ें, आप लाइफ की बड़ी क्लैरिटी रखना पड़ता है, आपको कैरियर में क्या चाहिए, आपको पर्सनल लाइफ में क्या चाहिए। हाँ। उसको आप मिक्स मैच नहीं कर सकते कि अच्छा मैं आईपीएस बन गया, आईएएस बन गया, तो अब मेरी पर्सनल लाइफ में बदल गई। नो, आपको डिसाइड करना रहता है आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है, आपकी खुशी किस में है। और कुछ ऐसा ही हमारे साथ लेकिन ये पुलिस की जो लाइफ है, जितना चैलेंज आप लोगों के लिए होता है सर, उससे कहीं ज़्यादा परिवार के लिए भी होता है। रहता है, बिल्कुल रहता है। हम लोग सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, राजनांद, ऐसी जगहों पे जब आप पोस्टेड होते हैं, तो हम परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि हम उसको काम की तरह लेते हैं। परिवार हमेशा परेशान रहता है, हुँ। वाइफ परेशान रहती है, माता पिता परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि कब क्या हो जाए। और इसके अलावा भी हम डे टू डे क्राइम में ऐसे लोगों से डील करते हैं, कब कौन पर्सनल दुश्मनी लेता है, बिल्कुल। कैसे करता है। पुलिस अधिकारियों को खतरा हमेशा रहता है कि उनकी फैमिली को भी टारगेट कई बार किया जाता है। दूसरे स्टेट्स में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, हमारे स्टेट्स में भी कभी न कभी ऐसे इक्का दुक्का केसेस आते रहते हैं। तो परिवार हमेशा हमारी वजह से ज़रूर उसको दिक्कतें होती है, लेकिन वो भी अब समय के साथ उनको भी समझ में आ जाता है कि ये चीज़ें तो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। जी, लेकिन ये कहते हैं कि अगर आप अधिकारी बन गए तो पहले तो एक रहता है कि ऐसी ज़िंदगी रहेगी, पूरी सुविधाएँ सरकारी मिलेंगी। लेकिन कई लोग कहते हैं कि अगर आप अधिकारी बन गए, इतने बड़े पोस्ट पर आ गए तो बीपी, शुगर आ ही जाता है, टेंशन बहुत रहता है इस मैं इसको करियर में। ऐसे देखता हूँ, हर जॉब, हर प्रोफेशन, हर काम का एक पैकेज होता है। पैकेज ये है कि अगर आप बड़े अधिकारी बनेंगे तो आपको ये सरकारी सुविधा बनेगी, हुँ। यू नो इट। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इसके बाद हमारा जॉब बहुत ट्रांसफरेबल होगा, हाँ। हमें कभी भी कहीं भी भेजा जा सकता है, हमें इस तरह की चैलेंजेस होंगे, फैमिली लाइफ कम होगी, दोस्त यारों के लिए समय नहीं होगा, टेंशन आपको होगा, आपको राजनेता, मीडिया, लोगों का, समाज के अलग अलग वर्गों का, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप के का प्रेशर भी आपके पास आएगा। तो
सब जॉब का हिस्सा है। आप कोई भी जॉब ले तो उसमें कुछ चैलेंजेज होती हैं, बिल्कुल। कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। आप जब जॉब ज्वाइन करते हैं तो आप जान के करते हैं, आपको मालूम होता है कि आप ये इसका हिस्सा बने, तो उसमें रोने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। दूसरा मुझे ये लगता है, सबको लगता होगा कि बड़ा अधिकारी बनना कितने मज़े हैं, कितना अच्छा है, लेकिन आप जानते नहीं कि हमारा मेंटल स्ट्रेस लेवल किस लेवल का होता है। उसमें हम किस तरह से काम करते हैं, और हर दिन एक एग्ज़ाम होता है, हर दिन आपकी परीक्षा होती है कि आज ये आपके पास 4 चैलेंजेज है। जैसे कल कल हमारे ज़िले में एक लूट हुई, 4 जगह लॉ एंड ऑर्डर था, कई सारे धरना प्रदर्शन थे, शाम को 1-2 धरना प्रदर्शन और हुए, कम से कम 58 से 60 अपराध घटित हुए, कुछ जगह इमरजेंसी सिचुएशन थी। तो हर एक दिन आपके पास चैलेंजेस होते हैं, हर दिन आज के कुछ और चैलेंजेस हैं, तो आपको उस हिसाब से तैयार रहना पड़ता है और हर दिन आपको काम करना पड़ता है और उसी शिद्दत से काम करना पड़ता है। और तब जब आप अच्छा करते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, ओह ये हो गया, ये भी हो गया। और ऐसा ही किसी भी प्रोफेशन है, आप जिस प्रोफेशन में होंगे आप अच्छा काम करेंगे तो आपको लगेगा ये मैंने अच्छा किया। सेटिस्फेक्शन की बात की, लेकिन आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं सर। उसको लेकर मैं जानना चाहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका नाम चला है, और ख़ासकर तो ये निजात अभियान, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? क्या आपने ऐसा देखा जिसके चलते आप नशे के खिलाफ इतना व्यापक रूप से अभियान चला रहे हैं? हम लोग जब महासमुंद में थे तो महासमुंद की हमारी टीम ने अच्छा काम किया, हम लोगों ने चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग की, उसमें उपराष्ट्रपति से भी एक चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड मिला। जी। रायगढ़ में कोविड के समय हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया कि देश के सबसे अच्छी पुलिस यूनिट में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बुकलेट आई उसमें से 30 सब छत्तीसगढ़ में सबसे नंबर 1 पे, और पूरे देश के 30 सबसे अच्छे 30-35 स्टेट यूनिट्स में नाम था। वहाँ कई सारे रिकॉर्ड भी हमने बनाए। मास्क बांटने का एक दिन में 12,37,000 मास्क बांटे और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। सेल्फ डिफेंस का एक ज़िले में मैं था, बच्चों को ट्रेनिंग दिला के उनको सेल्फ डिफेंस में ट्रेन करने का भी हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाया, उसके लिए भी कई सारे अवार्ड मिले। नशे के खिलाफ जो अभियान निजात की आपने बात की, वो बड़ा एक चर्चित अभियान है और इसके लिए भी फिक्की से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड मिल चुका है। जी। फिक्की से दूसरी चीज़ों में संवेदना अभियान के लिए मिला था, लेकिन इसमें बीपीआरएनडी से जो भारत सरकार की गृह मंत्रालय की संस्था है, उसने देश के 30 सबसे अच्छे कामों में इसको सेलेक्ट किया है। साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जो है आईएसीपी अवार्ड भी इस अभियान को मिला है, क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में। ये अभियान जो है नशे विरुद्ध है, जो कार्रवाई, जागरूकता, काउंसलिंग, 3 चीज़ें हम लोग इस अभियान में करते हैं। और मैं आपको बताऊं, इस कहीं ना कहीं जब मैं पढ़ाई करता था उस समय भी मैं देखता था कि बहुत सारे अच्छे लोग जो लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं नशे के कारण बर्बाद हो गए। आज की लाइफ में भी जब हम लोग पुलिसिंग में जगह जगह काम करते हो, मुझे ये दिखा कि समाज में नशे की वजह से कितना अपराध बढ़ा हुआ है, कितने लोग परेशान हैं। तो उससे मुझे लगा कि ये नशे के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। तो लोगों को नशे से निजात दिलाने के लिए निजात अभियान की परिकल्पना की गई। ये 5वां ज़िला है जहाँ ये अभियान चल रहा है, रायपुर में। और सबसे अच्छी बात, इससे अपराधों में भी कमी आई है, सामाजिक जागरूकता भी बढ़ी है, लोग इसको प्रशंसित अभियान की तरह देखते हैं और उसमें भाग लेते हैं, और हर कोई इससे परेशान है, तो इसलिए ये सबका अभियान है। जी। और सबसे बड़ी बात, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, अवार्ड हो या अभियान हो, इसमें पूरी पुलिस टीम काम करती है, पूरा टीम होता है जो नीचे से लेके ऊपर तक, कांस्टेबल से लेके अधिकारी तक, हर कोई जब इसमें जुड़ के काम करता है तो वो उसका अच्छा प्रतिफल मिलता है और उसका रिजल्ट भी धरातल पे दिखता है। अच्छा, ये निजात अभियान जो आप चला रहे हैं, लेकिन अभी भी रायपुर शहर में अगर देखा जाए सर, तो गांजे की तस्करी बहुत होती है, तो क्या खपत ज़्यादा होता है यहाँ पर जो दूसरे राज्यों से आते हैं? ये हमारा एक ट्रांजिट रूट पे भी है, जहाँ उड़ीसा में बड़े पैमाने पे इसकी खेती होती है, और उस छत्तीसगढ़ से हो के ये गुजरता है ऊपर के नॉर्थ के स्टेट में। तो एक ट्रांजिट रूट में होने के कारण यहाँ जो है गांजा काफ़ी पकड़ा जाता है, और समय के साथ चूँकि यहाँ से होके गुजरता है तो यहाँ भी सेवन करने वाले लोगों की कमी नहीं है, तो उस पे भी हम लोग बड़ी संख्या में कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। जी।
चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। जाते-जाते कोई मैसेज आज के युवा पीढ़ी के लिए अगर हमारे माध्यम से कोई देना चाहें आपसे? मैं एक चीज़ कहूँगा, लाइफ में आपको कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, हर चीज़ की एक कीमत होती है। अगर आप ये चाहेंगे कि आज मैं बड़ा मज़ा कर लूँ, मस्ती कर लूँ और लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। लाइफ में आप मेहनत करेंगे, जितना आप अपने को तपाएँगे, उतना ही कल का आपका फ्यूचर अच्छा होगा। और लाइफ के किसी भी पड़ाव में है इनफैक्ट, आप हुँ। वहाँ अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे और परिस्थितियों से लड़ेंगे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। देर लग सकता है, लेकिन आप उसको मिलेगा, आपको उसका रिज़ल्ट दिखेगा। तो ज़रूरत है आप अपनी कैपेसिटी समझें, उसके हिसाब से टास्क लें, पॉजिटिव सोच रखें, आत्मबल बनाए रखें और हमेशा मेहनत करें और इससे आप जो भी सोचते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से बातचीत की और युवाओं को भी संदेश दिया है कि मेहनत ही सिर्फ आपको आगे ले जा सकती है। अगले पॉडकास्ट में एक नए मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक और भी खबरें हैं जिसके लिए बने रहिए ठिया छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।